हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम जैसे कि पढ़ रहे थे हमारा फोर्थ लेसन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि एनर्जी ट्रांसफर किस तरीके से होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। उसके बाद में हमने पढ़े थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ा एक पिछले जो सेशन में जो हमारा बचा हुआ पार्ट था वो आज हम कवर करेंगे, और उसके साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ओर। तो जैसे कि हमने देखा है कि जनरली अपने घरों में अगर जो हम बोलते हैं जो लाइट वायरिंग होती है, तो उसमें देखो शॉर्ट सर्किट, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर दो वायर्स टच होने के कारण फ्यूज उड़ गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने सुने होंगे। तो जनरली ये जो टर्म होती है कि फ्यूज उड़ जाना, शॉर्ट सर्किट होना, ये एसोसिएट रहती है हीटिंग इफेक्ट से। ये किससे एसोसिएट रहती है? हीटिंग इफेक्ट से। वही अभी हमें यहाँ पर देखना है। देखो क्या होता है, होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइट, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस लगे हुए हैं वो तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कि लाइट वायर रहता है, उसमें एक न्यूट्रल वायर रहता है जो कि करंट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, और तीसरा रहता है अर्थ वायर जो कि अनवांटेड या फिर जो डिफेक्टेड जो भी करंट है डिफ्लेक्ट करने, तो उसको काम, उसका जो डिफेक्टिव जो करंट है जो बिना काम का है उसको क्या करेगा, अर्थ के थ्रू बाहर भेजने का काम कौन करेगा? अर्थ वायर करेगा। ठीक है, लाइट वायर तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रल वायर उसको न्यूट्रल रखने में प्रोसेस करता है उस पूरे टेम्परेचर को आगे। अर्थ वायर कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अर्थ वायर जो है वो किससे कनेक्टेड रहता है? तुम्हारे ग्राउंड से। घर पे जितने भी आपने अगर अर्थिंग देखे होंगे तो आपने देखे होंगे कि एक वायर जो है वो अर्थ में रखा है, ग्राउंड में पूरा ऐसे मतलब दबाया जाता है ताकि वहां से क्या ना हो, जो इलेक्ट्रिक करंट, जो डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक करंट है वो सीधा किस में चला जाए? अर्थिंग में चला जाए। आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट लाइट एंड न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड ड्यू टू द लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज प्रोड्यूसिंग हीट। देखो अभी क्या होता है, जैसे आप अगर कभी कभी कुछ अप्लायंसेस यूज करते हो घर पे जिनका हाई वोल्टेज होता है, तो जिनका हाई वोल्टेज होता है उनमें क्या होता है कि जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो होता है। जितना मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो वहां पर इन केस अगर वो जो वायर की जो ऊपर की कोटिंग होती है, आपने देखे होंगे कि कोई भी एक वायर है, मेटल वायर, तो उसके ऊपर में एक कोटिंग होती है, तो वो जो अगर कोटिंग वायर की जो सरफेस पे अगर जो कोटिंग है वो अगर निकल गई तो फिर क्या हो जाएगा, जो लाइव वायर है, या फिर लाइव वायर के बाद में कौन सा वायर आपका? न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर आपका? न्यूट्रल वायर। तो दोनों अगर कांटेक्ट में आ गए तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी होगा आपका करंट फ्लो, और दोनों के जो करंट है वो होंगे मिक्स, और वहां पर वो टच होने के साथ साथ क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ जो करंट है वो फ्लो होगा उस वायर में से, और वहां पर फिर क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हीट प्रोड्यूस करेंगे। और जो हम जनरली बोलते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट होता है वो उसी कारण से होता है कि जब दो वायर, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर अगर साथ में आ गए, साथ में अगर जुड़ गए, तो वहां पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है उस वजह से भी कहीं तो कहीं शॉर्ट सर्किट के चांसेस या फिर जो कॉज वगैरह होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो देखो फिर उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर लिया जाना चाहिए ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो या फिर वो कोई भी तरीके का फॉल्ट ना हो। टू अवॉइड फॉल्ट हमें क्या करना चाहिए? फ्यूज इज यूज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। सबसे कारगर जो तरीका है कि शॉर्ट सर्किट को रोकने का या फिर जो हीट मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है उसको रोकने का, वो है फ्यूज। क्या है वो? फ्यूज। क्योंकि जो करंट फ्लो होता है, जैसा जो फ्यूज है वो एक पर्टिकुलर मेटल वायर से वगैरह बना हुआ होता है, लाइक कॉपर का हम ज़्यादातर यूज करते हैं, तो वहाँ पर या फिर निक्रोम का भी यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो हाई करंट वाले जो फ्लो, हाई करंट वाले जो वायर से जहाँ से हाई करंट फ्लो होता है, फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। तो वो क्या हो जाएगा कि अगर गलती से अगर हमारे अगर दो वायर अगर टच हो गए, लाइक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फ्यूज है जहाँ पर हमने एक लो रेजिस्टेंस वाला क्या बनाकर रखे हैं, फ्यूज बनाकर रखे, वायर जोड़ के रखे हैं, वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और वो मेल्ट होने के साथ साथ वहाँ से क्या होगा, वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि उसके पूरे के पूरे अप्लायंसेस पे उसका कुछ भी असर नहीं दिखेगा, जनरली वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और वो फ्यूज भी वहाँ से मेल्ट हो जाएगा। और जो बड़ा कॉज होते रहता अपने घरों में लाइक शॉर्ट सर्किट जैसे, वो नहीं होंगे। आपने देखे होंगे कि जैसे कभी कभी अगर ज़्यादा अगर लोड बढ़ गया कोई मशीन पे, तो वो सीधा फ्यूज उड़
हीट भी बढ़ती है, और वही एक कारण है कि हम उसको कम करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए किसका यूज करते हैं, फ्यूज का, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ा हुआ टाइप। उसके बाद में वहाँ पर एक थोड़ा सा आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 50 पे, जहाँ पर डू यू नो में बोला गया है कि दिस डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब एमसीबी स्विचेस आर यूज्ड एट होम when the current in the circuit suddenly increase with open and current stop. Different types of MCB are used for entire house, however usual fuse are used. हाँ देखो, एक मेन आपके घर में आपने देखोगे जब आप मीटर लगाते हो तो वहाँ पर एक मेन फ्यूज लगाया जाता है जो कि पूरे जितने भी होम अप्लायंसेस में जितने भी सर्किट्स लगे हुए होंगे उनको कंट्रोल करने का काम करता है। उनका जो करंट है वो वहाँ पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो मेन फ्यूज करता है। ठीक है, तो जनरली एमसीबी जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स है वो हम यूज करते हैं अपने होम में। अभी फिलहाल के जो जनरल हम मॉडर्न डेज में देखा जाता है कि वो जो एमसीबी फ्यूज है वो स्विचेस है वो ज़्यादा यूज किए जाते हैं ताकि हम अवॉइड करें हीटिंग इफेक्ट को। किसको अवॉइड करें, हीटिंग इफेक्ट को। उसके बाद में आपको कुछ जनरल फ्यूज के आपको डायग्राम्स भी दिए हुए हैं वहाँ पर बाजू में ही। साथ ही साथ में जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो आपको खुद को करना है, उसका अपन लाइव क्लास लेंगे जहाँ पर अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो वहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा लाइव क्लासेस में। हम ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आपको अभी सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं उसको प्रॉपरली करना है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँगा पहले सॉल्व एग्जाम्पल की, तो पहले सॉल्व एग्जाम्पल में आपको बोला गया है कि एक वायर लेना है 6 मीटर लॉन्ग जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट का, और जो रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू वो है आपको 22 ओम्स। वहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है। एक तो पहले निकालना है हमें जो हीट पावर निकालना है, मतलब कि हीट पावर मतलब कि हीट ही निकालना है वहाँ पे फॉर द होल सर्किट होल वायर, और फिर उसको वायर की लेंथ हाफ करके मतलब कि रेजिस्टेंस उसका हाफ करके क्या निकालना पड़ेगा, फॉर द हाफ। फिर कंपेयर करना है कहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये इजी क्वेश्चन है, वो ट्राई करो घर पे। अगर नहीं समझा तो आपको लाइव सेशन में आके हम उसको पूरा कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है ना। तो फिर पहले इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो आपको अगर चाहिए तो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फिर आपके अगले टॉपिक की ओर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट है। चलो अभी पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ओर। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये समझने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हमको ये समझना होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, किस प्रकार से वो मतलब कॉन्सेंट्रेट होती है कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट के साथ में, उनकी जो फील्ड लाइंस है वो कैसे तैयार होती है, जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े हम यहाँ पर उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखो आपको क्या बोला गया है कि द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब कि सपोज अगर कोई वायर में अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर कोई वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, सो वो क्या करेगा, अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। अगर उसके आसपास में अगर हमने अगर मैग्नेट लेकर गए तो वो क्या करेगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन तैयार होगा अपने सामने। अगर हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या एक्चुअली, देखते हैं। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सपोज करके चलो कि तुम्हारा एक बार मैग्नेट है जिसके एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ओके, अगर उसका अगर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है तो अगर एक नॉर्थ पोल और अगर एक साउथ पोल है तो क्या होगा, इसके अराउंड में जितनी भी स्पेस वो सराउंड करेगा मैग्नेट, क्या करेगा वो अपने अराउंड में जितनी भी स्पेस ऐसे जो आपने पढ़े होंगे फिर, ठीक है, ऐसी जो जितनी भी स्पेस सराउंड करेगा वो मैग्नेट, उसे क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। उसे क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अलग अलग पैटर्न्स तैयार करता है वो, समटाइम्स सर्कुलर पैटर्न, समटाइम डिफ्लेक्शंस, है ना। तो वो पैटर्न्स तैयार करता है, वो एक फील्ड तैयार करता है अपने अराउंड में कोई मैग्नेट, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये भी
इंपॉर्टेंट है। आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये वर्ड दिया हुआ है। हाँ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये वर्ड दिया हुआ है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। देखो क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। मतलब कि अगर हम दो अलग अलग पोल, अगर दो अलग अलग मैग्नेट, जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, दो अलग अलग मैग्नेट अगर हम रख रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या फिर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्या होगा, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएगा। उसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हमने फोर्स ये वर्ड यूज किया ना, तो यहाँ पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट किसका लग जा रहा है, डायरेक्शंस का। किसका लग जाएगा, डायरेक्शंस का। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नोन एज अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और वो क्या रहेगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मतलब नॉर्थ से लेके तो साउथ पोल तक के जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ नहीं आएगा, नॉर्थ टू साउथ। तो ये हो गए आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ बेसिक पॉइंट। अब आपके एग्जाम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी दी हुई है, और वो एक्टिविटी के बेसिस पे आपको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो मैग्नेटिक इफेक्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, वो किस तरीके से होता है। तो उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, वो डायग्राम को पहले हम समझते हैं। देखो क्या है कि हमने एक स्विच बनाया, एक सर्किट बनाया, जहाँ पर वो सर्किट का जो वायर है, मेटल वायर, वो कनेक्टेड है बैटरी से, सेल से कनेक्टेड है। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, आपको पता ही है। स्विच लगा दिए हमने, प्लग की लगा दिए उसको ऑन या फिर ऑफ करने के लिए। आपके टेक्स्ट बुक में दो डायग्राम बनी हुई है, मैंने एक ही बनाया, दूसरी डायग्राम इजी है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उसको इंटरचेंज करें, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या है, अभी ये स्विच है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। उसके जस्ट साइड में एडजेसेंट में क्या लगा दिया हमने, एक मैग्नेटिक नीडल। क्या लगा दिया वहाँ पे, मैग्नेटिक नीडल उसके साथ में जोड़ दिए। उसके डायरेक्शन में क्या जोड़ दिया, मैग्नेटिक नीडल सर्किट के साथ में। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे ये सर्किट में से करंट फ्लो होगा, अब देखो ध्यान दो इधर में, जैसे जैसे ये सर्किट में करंट फ्लो होगा, वैसे वैसे ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या शो करेंगी, डिफ्लेक्शन शो करेंगी। क्या शो करेंगी, वो डिफ्लेक्शन शो करेंगी। मतलब कि वो अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर ऐसी मूवमेंट शो करेंगी। वो ध्यान में आ रहा है, डिफ्लेक्शन शो करेंगी। वो ऐसी डिफ्लेक्शन शो करेंगी कि हमको ऐसा लगेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों एक्टिव हो रही, बिकॉज ऑफ दिस करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उस वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या शो कर रही है वहाँ पे, डिफ्लेक्शन। जो मैग्नेटिक नीडल जो है ये क्या शो कर रही है, डिफ्लेक्शन शो करती है। वो कौन से डायरेक्शन में करेगी, पहले जाएंगी नॉर्थ टू साउथ, तो पहले वेस्ट और फिर वेस्ट से साउथ तक के, ऐसे वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ये बताना चाहता है वो एक्सपेरिमेंट। फिर क्या करें सेकंड इसमें, ये कब करें, जब हमने स्विच ऑन करें। मतलब कि अगर प्लग की ऑन है, अगर आपका प्लग की ऑन है तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर प्लग की ऑफ है तो, अगर हमारा प्लग की ऑफ है तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ये डिफरेंस होता है। मतलब इस पर से हम ये समझ सकते हैं कि जब जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे कोई सर्किट में से, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेंगी, जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या शो करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या शो करेगा, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अगर अब ये दूसरी केस हमको वहाँ पे एक्टिविटी में दी है, जो कि बोला गया है कि ये जो टर्मिनल है, जो बैटरी या फिर सेल के जो टर्मिनल है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज कर रहे मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव साइन नेगेटिव की तरफ आएगा और नेगेटिव साइन पॉजिटिव की तरफ आएगा। जब ऐसा होगा तो वहां पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सबसे पहली बात तो किसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, करंट का।
किसका डायरेक्शन चेंज होगा? आपके करंट का डायरेक्शन चेंज होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज भी कर दिया हमने, तो वो जो डिफ्लेक्शन है उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्या होगा? अगर स्विच ऑन है, अगर स्विच ऑन है तो ये जो वेस्ट की तरफ जा रहा था वो अभी किसकी तरफ आ जाएगा? ईस्ट की ओर आ जाएगा, बस वो एक चेंज रहेगा। लेकिन डिफ्लेक्शंस में चेंज आ रहा है क्या? मतलब कि जो मूवमेंट है मैग्नेटिक नीडल की वो चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। वो मूवमेंट शो कर ही रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। ये कब नहीं हो रहा है स्टॉप? जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच ऑन करके रखे हैं। अगर ऑफ कर दी तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर एक्टिव नहीं होगी और हमें इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन मैग्नेट देखने नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? वही उस एक्सपेरिमेंट में बताना चाह रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो वो बताएंगे द मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर। मैग्नेटिक इफेक्ट हम क्यों ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर उस वायर में क्या है? करंट है। वहां पर क्या है? करंट है। दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। इसका यही मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और जो आपका मैग्नेटिज्म है ये दोनों क्लोजली, बहुत ही क्लोजली क्या है? रिलेटेड है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ वी मैग्नेट इज मूव एंड केप्ट मूविंग वी विल ऑब्जर्व एनी इफेक्ट, इट इज नॉट एक्साइटिंग, देयरफॉर वी गोइंग टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड सच एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब यहाँ पर सिंपल वर्ड में क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, अगर ये मैग्नेट अभी उस फील्ड के मतलब वो सेल के जो सर्किट है उसके पास में था इसलिए वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता। अगर हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर जैसा एक 50 मीटर का डिस्टेंस है या फिर 500 मीटर का डिस्टेंस है और 500 मीटर के डिस्टेंस पे एक मैग्नेट है और दूसरा उसका वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, और फिर हम अगर करंट पास कर रहे हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो होगा क्या? नहीं होगा। तो वो पोजीशन वगैरह भी बहुत डिपेंड करती है उस मैग्नेट की और उस वायर की, जो कि हम फर्दर अभी पढ़ेंगे, तो पहले इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। चलो, अभी इसके पहले जो हमने एक्टिविटी पढ़ी इस पर से हमको ये समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट के अराउंड में वो इफेक्ट शो करती है इलेक्ट्रिक करंट का अपने खुद के ऊपर में। आफ्टर दैट हम अगर बात करेंगे अभी दूसरे एक्टिविटी की, तो वहाँ पर आपको कंसिडर करना है एक कार्डबोर्ड जहाँ पर एक कॉपर वायर पास ऑन हो रहा है। कॉपर वायर वहाँ पर हमने रखे हैं और साथ ही साथ में उसको कनेक्ट करे हैं एक सर्किट के साथ में। कॉपर वायर को किससे कनेक्ट कर रहे हैं हमने? एक सर्किट के साथ में, जो कि किससे पास ऑन हो रहा है? कार्डबोर्ड से। ये जो ये शेप है ये क्या है? एक्चुअली ये कार्डबोर्ड है। ध्यान में आ रहा है? देखो, ये डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। क्या है कि एक थिक कॉपर वायर लिया हमने, थिक कॉपर वायर पास हो रहा है कार्डबोर्ड से पास हो रहा है, जहां पर हमने एक मैग्नेटिक नीडल भी रखे हैं। जो मैग्नेटिक नीडल है, कंपास की नीडल, वो हमने रखे हैं वहां पर। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि रेजिस्टेंस आर है, सर्किट जो सर्किट डायग्राम है उसको कंप्लीट करते हैं, जहां पर हमें देखने मिल रहा है रेजिस्टेंस आर। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आफ्टर दैट एमीटर फॉर मेजरिंग द करंट, वो हमने उसको ज्वाइन कर दिए। और ये स्टार्ट हुआ है बैटरी से, जो कि अटैच है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के, जो कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? इन द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। और हमको क्या स्टडी करना है कि जब हम ये कार्डबोर्ड में से क्या पास ऑन करेंगे? कॉपर वायर पास ऑन करेंगे, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इस पर क्या असर होता है? ये जो मैग्नेटिक नीडल है इस पर क्या असर होता है? ये हमें चेक करना है वहाँ पे। ठीक है, ये हमें चेक करना है वहाँ पे। ओके, तो देखो और एक्टिविटी में क्या बोला है तो कि कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर, वो तो हमने समझ ही लिए। व्हेन अ लार्ज करंट flows through the thick copper wire passing through the cardboard, the magnetic needle kept at a different point on the cardboard around the wire stand in different direction. Mark this observation direction with pencil. देखो, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या होगी? जब ये कॉपर वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं? जब ये कॉपर वायर में से ये इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होने के साथ साथ ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या होगी? डिफ्लेक्ट होंगी। विद इंक्रीज इन करंट मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट, जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक करंट का वो भी क्या होगा?
इंक्रीज होगा और विद डिक्रीजिंग करंट जो मैग्नेटिक मिरर का डिफ्लेक्शन है वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको आपके फिजिक्स लैब में वगैरह करने होते हैं। यहाँ पर हम अभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं होने के कारण नहीं कर पा रहे, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जो इंटरफेरेंस है मतलब कि जो रिजल्ट है वो क्या आएगा वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जब हम कोई सर्किट में एक कार्डबोर्ड लगाते हैं जहाँ जिसमें से कॉपर वायर पास हो रहा है, तो वहाँ पर वो जो मैग्नेटिक नीडल हमने प्लेस करे हैं उस कार्डबोर्ड में उसकी क्या पोजीशन रहेंगी, उसमें किस तरीके के वेरिएशन दिखेंगे, हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट उसका। ठीक है, तो अगर यहाँ से करंट पास हो रहा है तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी। क्या होंगी वो, डिफ्लेक्ट होंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगी। और उसमें भी दो प्रकार आएंगे। अगर हमने करंट अगर इंक्रीज कर दिए, दो वे में होगा वो। अगर हमने करंट इंक्रीज कर दिए तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेंगी, और अगर हमने करंट डिक्रीज कर दिए तो वो क्या करेंगी, कम डिफ्लेक्शन शो करेंगी। इनकेस अगर हम ये मैग्नेटिक नीडल को ये कॉपर वायर के दूर लेकर जाते हैं, अगर हम ये मैग्नेटिक नीडल को कॉपर वायर के दूर लेकर जाते हैं तब भी क्या होगा, वो जो कॉपर वायर का डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कॉपर वायर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फिर ये जो फील्ड तैयार करता है मैग्नेट वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ की उनकी डायरेक्शन बढ़ेगी, जो फोर्स एक्सर्ट करता है मैग्नेट वो कम हो जाएगा थ्रू द करंट, और इस वजह से वहाँ पर वो डिफ्लेक्शन भी कम दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो ये था आपकी इस एक्टिविटी का इंटरफेरेंस। अब देखो वहाँ पर और क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट चेंजेस आर कॉज्ड बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट। वो मैंने अभी बताया आपको, अगर करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेट जो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल है वो ज़्यादा रहेगा, अगर करंट डिक्रीज हुआ तो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट कम होगा। देन सेकंड क्वेश्चन वहाँ पर आपको पूछा है व्हाट डू यू सी व्हेन द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट अ लिटिल अवे फ्रॉम द वायर। वो भी मैंने अभी बताया, अगर दूर लेकर गए तो डिक्रीज होगा उसका डिफ्लेक्शन। आफ्टर दैट हमको क्या लेना है, मैग्नेटिक नीडल के जगह पे आयरन के जो फीलिंग्स है, जो आयरन फीलिंग्स जो रहते, जो छोटे छोटे टुकड़े रहते पार्टिकल्स आयरन के, वो हमें लेना है कार्डबोर्ड पे, और फिर से चेक करना है कि उसमें किस तरीके का मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है करंट के प्रेजेंस में। मतलब अभी हमने अगर ये मैग्नेटिक नीडल ली है तो उसके जगह पे सपोज क्या करेंगे, हम एक कार्डबोर्ड लेंगे जिसमें आयरन के फीलिंग्स वगैरह पकड़ लेंगे, जैसे कोई भी रखेंगे आयरन के फीलिंग। तो जब यहाँ से इनमें से अगर करंट पास होगा, जब आयरन फीलिंग में से करंट पास होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो भी सर्कुलर मैनर में ऐसा डिफ्लेक्शन शो करेंगे। कौन सा पैटर्न शो फॉलो करेंगे, वो ऐसा सर्कुलर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेंगे वो आयरन फीलिंग्स। देखो बोला भी है आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ सर्कुलर मैनर अराउंड द वायर। आयरन फीलिंग क्या करेंगे, सपोज करके चलो कि यहाँ से ऐसा वायर पास हो रहा है, तो ये जो आयरन फीलिंग्स है वो क्या करेंगे, सर्कुलर जो मैनर है, सर्कुलर पोजीशन जो है कार्डबोर्ड पे वो शो करेंगे, वो आयरन फीलिंग वो अरेंज हो जाएंगे वैसे सर्कुलर पोजीशन पे। तो इस पर से हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई वायर को कार्डबोर्ड में से पास ऑन करे और उसको अगर करंट प्रोवाइड करे तो वो जो आयरन फीलिंग्स है या फिर मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होंगी, और आयरन फीलिंग क्या करेंगे, आयरन फीलिंग्स जो आयरन के पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, वो एक सर्कुलर मैनर में अरेंज हो जाएंगे उस कार्डबोर्ड पे, और वो बराबर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेंगे उस कॉपर वायर के सराउंडिंग में। समझ में आ रहा है? उस कॉपर वायर के अराउंड में क्या फॉर्म करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, वही आपको उस जो एक्टिविटी है पेज नंबर 52 की वो वही आपको बताना चाह रही है। ठीक है, और आप अगर उसको और एक बार अच्छे से पढ़ते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एग्जाम अपने टेक्स्ट बुक में तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ध्यान में रखना है लेकिन पॉइंट क्या क्या बताया, जब इंक्रीज होगा करंट तो क्या डिफ्लेक्शन रहेंगे, डिक्रीज होगा तो कैसा डिफ्लेक्शन रहेगा, आयरन फीलिंग कैसे अरेंज होते हैं वो सर्कुलर मैनर में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना आपको एक मार्क के लिए, तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में ऑलवेज रिमेंबर में आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा प्रोड्यूस होंगी कहाँ पर, एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के पास में। इफ द करंट इज अनचेंज्ड दिस मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। देखो क्या बोला जा रहा है वहां पर कि अगर करंट कांस्टेंट है, करंट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि वो हम उसको अनचेंज रख रहे हैं, चेंज भी नहीं कर रहे, तब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिड्यूस
तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएंगे आपकी रिड्यूस। क्यों रिड्यूस हो जाएंगी? क्योंकि जो आयरन फिलिंग पोल हो या फिर जितने भी जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा, उनमें डिफ्लेक्शन होगा, तो वो सर्कुलर पोजीशन में अरेंज होंगे, तो उनके बीच का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल, अब कॉन्सेंट्रेटिक मतलब जो प्रॉपरली अरेंज है वहां पर, वो वायर के अराउंड में जो प्रॉपरली अरेंज है, बने हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस as shown bigger and rarified at the distance from the wire increases। मतलब कि इसका मीनिंग देखो क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहाँ पर शो होंगे? अगर कोई मेटल वायर है, सपोज कॉपर पकड़ते हैं, ध्यान दो, अगर कोई कॉपर का वायर है जो कि कार्डबोर्ड में से जा रहा है, मतलब मैं अगर कंसीडर करता हूँ ये स्ट्रेट कॉपर वायर लिया हमने एज अ कंडक्टर, तो ये जो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कॉपर वायर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये क्या रहेगी? कॉन्सेंट्रिक रहेंगी, मतलब वो हमको क्लियरली दिखाई पड़ेगी। और जैसे जैसे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो वो हमको क्या होते दिखाई देती है? कम दिखाई देती है। क्यों? बिकॉज ऑफ की जो पॉइंट और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट में भी जो क्या है वो कमी आ जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड कम दिखाई पड़ते हैं। समझ में आया? वही वहां पर आपको बताया गया है। सो इफ द करंट ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। इस पर से हमने ये कंक्लूजन लगाया कि इफ द करंट ऑफ द वायर इज इंक्रीज, अगर कोई वायर है जिसमें का अगर करंट इंक्रीज हो गया तो उनकी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी क्या रहेंगी? इंक्रीज रहेंगी। वो भी क्या रहेंगी? इंक्रीज रहेंगी। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझा है। बड़ा इजी है, कुछ नहीं, हमको एक ध्यान में रखना है कि अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, अगर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी। ये ध्यान में रखना है और वो एक्टिविटी ध्यान में रखना है, वो समझने के लिए आपके, ठीक है, एक्टिविटी समझने के लिए होती है। तो इस पर से ही इसका अभी शुरू हो गया, इस पर से ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े इस पर से हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझने में आया जो कि है राइट हैंड थंब रूल। क्या है? राइट हैंड थंब रूल। अब व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंड थंब रूल? तो देखते हैं। देखो, व्हेन द कंडक्टर इज होल्डिंग इन अ राइट हैंड, अगर जब हम अपने राइट हैंड में अगर कोई कंडक्टर को, स्ट्रेट कंडक्टर को होल्ड करते हैं, सो दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। बिल्कुल सेम जैसे कि अभी हमने इसके पहले पढ़े, बहुत ही ईजी है। सपोज करके चलो कि मैंने इसको, अगर हम कंसिडर करते हैं कंडक्टर, ये है स्ट्रेट, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं अपने ऐसे राइट हैंड में ऐसा पकड़ के रख रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे इसको पकड़ के रख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मेरे थंब का जो पोजीशन है, मेरे जो थंब का पोजीशन है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। वो क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो मेरे फिंगर जो मुड़ी हुई है पूरी सर्कुलर, इसमें ये क्या शो करेंगी? ये शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइक हम अगर एक डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में ऐसा एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर में जो थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रहेगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। समझ में आ रहा? सर्कुलर मैनर में जो हमारी फिंगर्स, जो हमारे हाथों की जो फिंगर्स है वो शो करती है, ये रहेगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रहेंगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या रहेंगी? ये मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट आपको 1 मार्क के लिए लिखने आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। कैसे बनता है? तो आपके जो राइट हैंड है उसके ऊपर से ही बना है। अगर हम राइट हैंड में अगर कोई कंडक्टर अगर हम पकड़ के रखते हैं, अगर हम अपने राइट हैंड में अगर कोई कंडक्टर वायर अगर पकड़ के रखते हैं तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारे जो कर्व फिंगर है वो शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। उसके बाद में ये जो फाइंड आउट का आपको एक वहाँ पर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन बोला गया है, जहाँ पर बोला गया है कि द राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। व्हाट इज द कॉर्क स्क्रू रूल? ये कॉर्क स्क्रू रूल का मीनिंग क्या था? आपने जो स्क्रू देखे हैं,
जो जनरली हम यूज़ करते हैं अपने जैसे खीले टाइप में रहते स्क्रू यूज़ करते हैं, पता ही होगा सभी को। तो वो कॉर्कस्क्रू रूल क्या है कि जो मैक्सवेल ने स्टडी किया था, मैक्सवेल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एक्चुअली। तो देखो उसने क्या बोला था कि अगर कोई स्क्रू लेते हैं, सपोज आपके अगर हम डायग्राम अगर कंसिडर करेंगे तो अगर हम कोई स्क्रू लेंगे, सपोज अगर आपका एक स्क्रू है, ऐसा अगर आपका कोई स्क्रू है तो वहां पर क्या होगा, एक स्क्रू में, ये स्क्रू में क्या होगा कि जो अपवर्ड जो डायरेक्शन है ये शो करेगा करंट, और उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बताएंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइक थंब, राइट हैंड थंब रूल। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, कॉर्कस्क्रू रूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉर्कस्क्रू रूल भी बोला जाता है। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसा पूछे कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ कॉर्कस्क्रू रूल, तो ध्यान में रखना कि वो राइट हैंड थंब के रूल के अकॉर्डिंग है, बस वहाँ पर राइट हैंड ये वर्ड यूज मत करना, वहाँ पर कॉर्कस्क्रू रूल यूज करना, ठीक है। हाँ, ये वाला जो वर्ड है ये यूज करना, कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है। हाँ, तो इतने पार्ट का आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको अगर लगता है तो इतने पार्ट का आप पूरा समझ लो, ये जो राइट हैंड थंब रूल है ये आप लिख सकते हो। इसके बाद में बाकी तो अपन डायग्राम बेसिस पे पूरा समझे। और एक चीज़, डायग्राम की प्रैक्टिस मस्ट है, ये मैं यहाँ पर इसलिए आपको लिखा कर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कैसा हम ये डायग्रामेटिक वे में पूरा समझ रहे हैं, जो रूल यहाँ पर हमें पढ़ना है वो हम लिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी पॉइंट्स है कि जो हमें याद रखना पड़ेगा किसके लिए, फॉर द एग्जाम। तो आपको वो आपके टेक्स्ट बुक को प्रॉपरली रीडिंग करना मस्ट है, ठीक है। इतने पार्ट का वाले स्क्रीनशॉट ले लो। Upward the magnetic field produced by the current through the circular loop of the conducting wire। अब ये जो सर्कुलर लूप है ये पहले समझ लेना जरूरी है कि लूप एक्चुअली क्या है। जैसे अगर हम जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अगर हम लूप के इसमें मतलब सर्कुलर फॉर्म में अगर उसको अगर बेंड कर देते हैं, अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर करंट प्रोड्यूसिंग जो फील्ड है वो अगर हम क्या कर देते हैं, उस वायर को बेंड कर देते हैं तो वो एक लूप के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। जो स्ट्रेट वायर है वो कौन से फॉर्म में तैयार हो जाएगा, लूप के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? आगे में फिर देखो आपको ये एग्जाम्पल डायग्राम में दिख रहा है कि एक सर्किट से जुड़ा हुआ है कार्डबोर्ड, ये जो है ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड जो है, कार्डबोर्ड पे हमको देखने मिल रहा है कि क्यू पे और पी, क्यू और पी, ये दो पोजीशंस हैं, दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलर जो लूप के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर वे भी क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। वो शुरू कैसे होगा, शुरुआत करते हैं हम बैटरी से, जहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास ऑन हो रहा है, एमीटर लगाया हुआ है फॉर मेजरिंग द करंट, देन रेजिस्टर भी लगाया हुआ है, एडजस्टिंग रियोस्टेट, एक्चुअली रियोस्टेट लगाया हुआ है फॉर एडजस्टिंग द करंट। आफ्टर दैट करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट टू द कार्डबोर्ड, थ्रू द सर्किट किसमें वो फ्लो हो रहा है, कार्डबोर्ड में। किसमें फ्लो हो रहा है, कार्डबोर्ड में। पोजीशन दिख रही है आपको, नॉर्थ और साउथ पोजीशन आपको बताएगी, ये नॉर्थ और साउथ। ये देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो आफ्टर दैट यहाँ पर देखो अभी क्या बोला गया है तो कि एज वी गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द लूप द सर्कल बिकम बिग एज द आर्क कैन बी शोन एज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जैसे जैसे हम इस सेंटर पे जाते हैं, जैसा अभी हम यहाँ पे करंट पास ऑन करते हैं, करंट पास ऑन करेंगे तो जैसे जैसे करंट पास होगा सर्कुलर लूप कंडक्टर लूप में जैसे जैसे करंट जाएगा वैसे वैसे क्या तैयार करेगा, उसके अपोजिट साइड में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। जैसे जैसे वो करंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो क्या होंगे, फॉर्म होते जाएंगे। तो क्या कंक्लूजन बनेगा इस पर से, देखो पहला, इफ द करंट पासेस थ्रू द लूप, अगर करंट किसमें पास हो रहा है, कंडक्टर लूप में, इफ द करंट पासेस थ्रू द लूप मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड एट ईच पॉइंट। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ऐसा बोलना है। उसके बाद में कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइन। ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक लाइन्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को, जो कि प्रोड्यूस हुई है हर एक पॉइंट पे, जो कि प्रोड्यूस हुई है हर एक पॉइंट पे। हमको जनरली देखो जो मैग्नेटिक
ये जो P और Q है ना, ये समझने के लिए कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे क्या बनते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनते हैं। ऐसे हर एक पॉइंट पे बनेंगे, वैसे क्या होगा, हर एक पॉइंट पे वो बनते जाएगा। हम अभी कार्डबोर्ड पे दिखा नहीं रहे, जब जहाँ तक के करंट पहुँच रहा वहाँ तक के वो बनेगा। अगर एक बार अगर वो करंट आउट ऑफ द उसके कनेक्ट हो गया तो उसके बाद में वो पास ऑन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइन। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर, मैग्नेटिक लाइन। और बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, हमको क्या करना है, सीधा सीधा कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड में हमको एक कंडक्टर लूप तैयार करना है जिसको हमको करंट देना है, प्रोवाइड करना है। तो जैसे जैसे इस कंडक्टर लूप में करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक लाइन्स भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। मतलब कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो वहाँ पर बनना शुरू होंगे। वो जब बनना शुरू होंगे तो हमको ये पता चलेगा कि अगर हम कोई लूप में अगर करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या दिखेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखाई देगा। हमारा मेन जो ये है सोच है कि हमको क्या निकालना है वहाँ पर, मैग्नेटिक करंट स्टडी करना है हमको कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है। तो वही हमें स्टडी करना है, सीधा सा बात है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, वही बता नहीं फिर इसको कि हमने क्या क्या देखे उसमें, बस वही बता रहे आपको। कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइन्स। थर्ड वन इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिपेंड अपॉन द करंट। पहले भी बोला मैंने, अगर करंट इंक्रीज तो जो इंटेंसिटी रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ज़्यादा रहेंगी। अगर करंट कम हो गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हो रही है उसकी जो लाइन्स, जो मैग्नेटिक लाइन्स तैयार हो रही है वो क्या होगी, कम हो जाएंगी, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है वहाँ पर, कि उनकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है वो उसकी कम हो जाएंगी। जो हमको कॉन्सेंट्रिक दिख रहे थे प्रॉपरली वो दिखना शुरू होंगे क्या, नहीं। वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या वहाँ पर, फिर नहीं। तो करंट पे डिपेंड करता है कि कितने इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। समझ में आ रहा है, कितने इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या किस पर डिपेंड करेगा, करंट पे। मैं और एक बार ये जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और हमारा ये जो टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू द सर्कुलर लूप, ये खत्म भी हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा आसान है। ये देखो हमने क्या करे, एक सर्किट को कार्डबोर्ड से अटैच कर दिए और हम कंटिन्यूसली करंट पास ऑन करते जा रहे हैं। तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि कार्डबोर्ड में क्या है, उसके नॉर्थ पोजीशन पे अगर कंडक्टर लूप है तो उसके साउथ इस पे क्या बनेगा, उसका मैग्नेटिक लाइन, उसके अराउंड में क्या बनेगा, मैग्नेटिक लाइन। तो देखो जैसे जैसे करंट जा रहा है इसमें कंडक्टर लूप में, वैसे वैसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड भी क्या हो रही है, तैयार हो रही है। मतलब कि अगर करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ जो मैग्नेटिक लाइन्स की जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक लाइन्स की इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो वो डिपेंड करता है करंट पे। बस यही अपना कॉन्सेप्ट है, वेरी इजी। एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लो तो और प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जो पॉइंट, जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं कि कैसे होगा, शो इन द फिगर वगैरह, है ना, तो वो सारा पढ़ लोगे तो नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आपके जो मेन पॉइंट है वो मैंने कवर कर दिया और इसमें एक्सप्लेनेशन भी पूरा ही आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और हाँ, डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहे, बार बार बोल रहा हूँ, डायग्राम की प्रैक्टिस मस्ट है, डायग्राम की प्रैक्टिस मस्ट है। ये कुछ पॉइंट्स है, ये लिख लो और इसमें ऐड ऑन करना है आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लो और अटेंडेंस लगाते रहना है, अटेंडेंस लगाते रहो। आपकी 3 बार अटेंडेंस होने वाला। तो अभी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन सोलेनाइड। मतलब सोलेनाइड एक्चुअली क्या होता है पहले वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखो सोलेनाइड मीन्स क्या हो रहा है कि एक ऐसा कॉपर का वायर जो रेजिस्टिव कोटिंग है उसमें, जो कि रेजिस्टिव कोटिंग रेजिस्ट करेगा, कोई कॉपर का वायर है जिस पर क्या है, रेजिस्टिव कोटिंग, जिसको हम स्प्रिंग के फॉर्म में अगर क्या करते हैं, ऊन करते हैं, बांधते हैं उसको गोल गोल ऐसे, मतलब तैयार करते हैं कि वो कौन से फॉर्म में है, वो एक चेन ऑफ लूप्स। चेन ऑफ लूप्स मतलब ही जैसा जो स्प्रिंग आपने देखे है, जनरली स्प्रिंग के बारे में आप जानते हो। तो अगर स्प्रिंग के अगर साथ में अगर स्प्रिंग जैसा अगर हम ऐसा गोल ये ऐसे इसमें अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, वुंड कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, सोलेनाइड। उसको क्या कहेंगे, सोलेनाइड। अब इस सोलेनाइड में अगर हमने क्या पास ऑन कर दिए, इलेक्ट्रिक करंट। सोलेनाइड में हमने क्या पास ऑन कर दिए, इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे तैयार होगी वो हमें समझना है।
देखो सबसे पहले क्या वो डायग्राम जो है वो अभी उतनी प्रॉपरली बनी नहीं होगी, लेकिन आपको समझने तक के बनाया। देखो सबसे पहले मैंने ये रेड लाइंस में बनाया, ये है सोलेनोइड जो कि एक कॉपर का वायर जो रेजिस्टिव कोटिंग है जिसको हमने वुंड किया है इन अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में उसको एक चेन में उसको क्या कर दिए ऐसे वुंड कर दिए। जहाँ पर दिख रहा है आपको कि जो वायर है वो वुंड जो कॉपर वायर है वो किससे कनेक्टेड है, एक सेल से कनेक्टेड है, मतलब कि एक वहाँ पर सेल बैटरी लगाई हुई है फॉर द करंट सप्लाई। उसके बाद में वहाँ पर स्विच है जो कि ऑन करेंगे तो करंट पास होगा, ऑफ करेंगे तो करंट पास नहीं होगा। उसके बाद में हमको पता ही है करंट की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो बराबर अगर आप ये लूप को अगर ये मैग्नेटिक लाइंस को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस है वो कौन से फॉर्म में दिखेंगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो करंट पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और एक चीज, जब हम ये सेल में से क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो वो करंट पास करने के साथ साथ वो क्या तैयार करेगा, सोलेनोइड क्या तैयार करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनोइड। वो अपने सराउंडिंग में क्या तैयार करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या तैयार करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। और उसका पैटर्न आपको दिख रहा है, ये ऐसे सर्कुलर इलिप्टिकल शेप में सर्कुलर पैटर्न आपको दिख रहा है। इनसाइड द सोलेनोइड जो पैटर्न है वो रहेगा स्ट्रेट, मतलब वो ऐसे गोल गोल होगा वो, लेकिन वो जनरली आपको पैरेलल दिखेगा। ये जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये क्या है, पैरेलल है। क्या है ये, पैरेलल पैटर्न है इसका। समझ में आ रहा है, जो मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म हो रही है, जो सोलेनोइड में मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म होगी, उनका जो पैटर्न रहेगा वो जो मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या रहेंगी, एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी। और उसके साथ ही में जो ये पैरेलल लाइंस है ये क्या करेंगी, ऐसे इलिप्टिकल शेप में वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे जो बनाते रहेंगे वो। समझ में आ रहा है, ये पैटर्न ही आपको समझ में आ रहा होगा देखते बराबर। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो लाल कलर में जो आपको दिखा है सोलेनोइड है, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट पास होने के साथ साथ वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से तैयार हो रही है, क्या हो रही है, वो स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले सोलेनोइड के बारे में हमने जान लिया। व्हेन अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिव कोटिंग इज वुंड इन अ चेन ऑफ लूप्स, अगर कॉपर वायर को क्या करें, रेजिस्टिव कोटिंग है जिसको हमने चेन ऑफ लूप्स में वुंड कर दिए, लाइक स्प्रिंग इज कॉल्ड एज अ सोलेनोइड। तो डेफिनेशन आई तो लिखते जब हमने अपना सेकंड पॉइंट अब ये डायग्राम पर से हमने स्टडी करे, जो कि बोला गया है व्हेनेवर अ करंट पास थ्रू द सोलेनोइड, जब सोलेनोइड में से क्या पास होगा, करंट पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस। वहाँ पर क्या फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम वो बोलेंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। हाँ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हम कह सकते हैं उसको। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, वहाँ पर तैयार होंगी और पैटर्न आपको दिख ही रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनोइड इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय बार मैग्नेट। अब मैंने इक्वल टू ऐसा लिखा तो ऐसे आपने अपने नोट्स में नहीं लिखना है, आपने पूरा लिखना है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज जो तैयार होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार होगी बाय द सोलेनोइड, उनकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी ये सिमिलर रहेंगी एज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। किसको सिमिलर रहेंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज को क्या रहेंगी, वो सिमिलर रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में वन एंड ऑफ सोलेनोइड इज एक्ट एज अ नॉर्थ पोल एंड अनदर एंड एज एक्ट एज अ साउथ पोल। आपको दिख रहा है डायग्राम में, एक एंड उसका नॉर्थ पोल है और एक एंड उसका साउथ पोल है। ऐसा वो एक्ट करेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। ये जो मैंने लिखा है ये इसकी डायरेक्शन नहीं है, वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन नहीं है, वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है उनकी वो डायरेक्शन है। वो ऐसे गोल 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 वो ऐसा पैटर्न फॉलो करेंगे। लेकिन जो मैग्नेटिक जो सोलेनोइड है वो कैसे एक्ट करेगा, जैसे बार मैग्नेट का वर्क होता है। बार मैग्नेट के वर्किंग में भी आपने देखे थे, बार मैग्नेट के वर्किंग में भी आपने देखे थे कि वहाँ पर भी क्या हो रहा था, वहाँ पर भी वही फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही उसकी जो करंट की जो पोजीशन है या फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टार्टिंग है वो हो रही थी। आफ्टर दैट जो एक एंड था उसका जो नॉर्थ पोल जैसे एक्ट कर रहा था बार मैग्नेट में, सेम होगा सोलेनोइड में, उसका एक एंड एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ और एक एंड एक्ट करेगा एज अ साउथ पोल। समझ में आ रहा है, वेरी इजी। आपके टेक्स्ट बुक में और
दिया हुआ है, दिस मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। जो इंटेंसिटी रहेगी सोलेनॉइड की वो क्या होती है, यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एवरीवेयर। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड भी सोलेनॉइड की क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, दैट इज यूनिफॉर्म रहेगी। मतलब उसमें कोई चेंजेस आएंगे क्या उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में, देयर इज अ नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड भी हम जिसको बोल सकते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल। जो अंदर में जो मैग्नेटिक लाइंस तैयार होंगी सोलेनॉइड के वो क्या रहेंगी, एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी। दिख रहा है आपको, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, वो क्या है, वो पैरेलल है एक दूसरे को। समझ में आ रहा है? तो वही आपको पूरे जो पॉइंट है वो बताए गए हैं। आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करना है, सोलेनॉइड क्या होता है वो, और उसमें वो एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है वो। इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि ये जो अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में तो आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा। आसान है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। आपको समझना है कि कैसे उसको करना किया गया है। जो ये सेल और की इनका जो आपको अरेंजमेंट है ये प्रॉपरली ध्यान में रखना। ये अगर भूल गए तो फिर आपको मार्क नहीं मिलेंगे। डायग्राम अगर नहीं बनाए तो भी मार्क नहीं मिलते, डायग्राम प्रॉपर रही तो ही मार्क मिलेंगे। ध्यान में रखना, मार्क आपको ऐसे ही नहीं देंगे कोई कि आपने थ्योरी लिख दी है और मार्क मिल गया। एक्सपेरिमेंट है, अगर कोई टॉपिक है जो डायग्राम बेस्ड है तो हमको डायग्राम बनानी पड़ेगी। लाइक यहाँ पर हमने बनाया, हमको समझ में आ रहा था तो हमने उसको फिर एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर डायग्राम ही अगर उनको स्टडी नहीं करे हमने तो हम उसको एक्सप्लेन कर पाते थे क्या हुआ, ये इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो इसलिए आपको ये डायग्राम के बेसिस पे ही सब कुछ करते रहना है। डायग्राम की प्रैक्टिस करो। अभी तक के नंबर ऑफ डायग्राम्स अपन ने पढ़ लिए ये वाले लेसन में। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रूल है उसको आपको लर्न करना है अच्छे से। आफ्टर दैट जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है उसको याद करो, फॉर्मूलेज और उनके एसआई यूनिट्स, ऐसे सारी चीज़ों को आपको याद करना है। समझ में आ रहा है? फिर हम पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले आप लोगों को देखो ध्यान में रखना है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, ब्रेन पावर, ये जो जितने भी क्वेश्चंस है इनकी सबकी अलग से लिस्ट बनाना है आपको। मतलब कि आपके जब आप वो लेसन को नोट्स बनाने में तैयार रहते हो, तब तैयार करते हो उस लेसन को, तो तब आपको क्या करना है, अलग से भी उसको एक बार लिख लेना है पूरे क्वेश्चन को, ताकि क्या हो जाए कि आपको वो पता रहे कि हमको ये टॉपिक के बेस पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको को याद करना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। और अभी से आपको पूरी प्रिपरेशन में लग जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अभी सिर्फ या ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम पूछ नहीं रहे, ऐसा नहीं। देखो डाउट है तो ठीक है, थ्रू आप तक के कॉन्टेक्ट करके हम उसको भी क्लियर करेंगे, लेकिन आपने इतनी कोशिश रखना है कि हर एक टाइम पर आपको वो लेसन प्रिपेयर करते रहना है। अगर आपने जो पहले लेसन पढ़े होंगे लाइक पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़े हैं तो आपको क्या करना है कि उसको हर एक हफ्ते बाद में रिवाइज करते रहना है। मतलब कि आपका वो रिवीजन भी चलते रहेगा, आप तक के जो एक्सरसाइज बेस्ड के जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर्स है वो भी पहुँच ही जाएंगे। और अपन ने अगर टेक्स्ट बुक अगर पूरी पढ़ ली है, टेक्स्ट बुक अगर हमने अगर पूरी पढ़ ली है तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ऐसे अलग से क्वेश्चन की, वो आपको रेफरेंस के लिए होता है। आपको टेक्स्ट बुक से ही पूरे क्वेश्चन आते हैं, आपका पेपर भी टेक्स्ट बुक से ही बनता है। बार बार बता रहा हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। चलो तो जाते जाते सब टीचर अटेंडेंस लगा देंगे, और अटेंडेंस लगाने के साथ साथ हम ये लेसन है यहाँ पे, ये जो आज का सेशन है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे।